बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ट्रायल बैलेंस की प्रेपरेशन को देखा था और उसके बाद आपकी होम असाइनमेंट में था कि आपने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर लानी है। हम लोग सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग फर्दर चलेंगे। देखिए हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस बन गया है। ट्रायल बैलेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, उसके बाद हम लोग इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने बनानी होती हैं वो हमारे पास हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। अच्छा, बाकी सारा फॉर्मेट बेटा सेम है कि आप लोगों ने बिजनेस नेम लिखना है, फिर लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फिर लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2000 समथिंग, जो भी डेट गिवन हो। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर करेंसी की बात कर देनी है। और साथ में बैलेंस शीट के लिए भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपने अप्लाई करना है। बिजनेस नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बैलेंस शीट एज एट ईयर एंड डेट जाकर आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी। मैंने इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद देखें, सबसे पहले हम लोग चलेंगे इनकम स्टेटमेंट की प्रेपरेशन की तरफ। बेटा जब इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने बनानी हो तो अपने ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया करें कि इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले चाहिए होता है रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू एक नेट अमाउंट होती है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं होती। आपको रेवेन्यू खुद से कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए आपको उठानी होती है अपनी ग्रॉस सेल्स। तो आपको याद होगा कि हमारे पास सेल्स मौजूद थी, फिर इन सेल्स में से हम लोगों ने लेस करना होता है सेल्स रिटर्न। तो आपको याद है कि हमारे पास सेल्स रिटर्न भी मौजूद थी। तो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न को लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हमारे पास मौजूद थे, तो वो भी हमारे इस ग्रॉस सेल्स में से लेस हो जाते हैं डिस्काउंट अलाउड। अब देखें आपके पास सेल्स की अमाउंट क्या आई, 3983। सेल्स रिटर्न 20 की एंड डिस्काउंट अलाउड 8 का। 3983 दिस सेल्स रिटर्न 20 लेस है तो ब्रैकेट्स में आप इसे लिखेंगे। देन डिस्काउंट अलाउड 8, ये भी हम लोग लेस कर देंगे। तो सबसे पहले आप इस अमाउंट को फाइंड क्या करेंगे। तो इस अमाउंट को आपने फाइंड किया तो 3975 और ये है आपके पास आपका रेवेन्यू। ऑलराइट, अब इसमें से आप लोगों ने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए। आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर था तो आपको किसी किस्म का ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आ जाती है यहां पर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने परचेजेस की। परचेजेस में से लेस हो जाता है परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड यूज किया गया आपने वही यूज करना है, परचेजेस रिटर्न। और इसमें से लेस हो जाता है, आपने यहां पर भी बेसिकली नेट परचेजेस लेनी होती हैं। और नेट परचेजेस क्या होती हैं? ग्रॉस परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न लेस डिस्काउंट रिसीव। और ये तीनों चीजें आपके पास मौजूद थी। अब देखिए आपके बिजनेस की टोटल परचेजेस कितनी है? 3। परचेजेस रिटर्न 45 लेस करेंगे, ब्रैकेट्स में आ गए डिस्काउंट रिसीव 27। और इसमें से लेस किया जाता था क्लोजिंग स्टॉक। और आपको मैंने बताया था कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया था। तो हमारी अजम्पशन है कि जितनी हमने परचेजेस की थी वो सारी की सारी सेल हो गई।
तो हमारे पास किसी किस्म का कोई क्लोजिंग स्टॉक मौजूद नहीं है। ऑलराइट, अदरवाइज आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में नहीं बताई गई तो मतलब जितनी हमारी परचेजेस थी हमने वो सारी की सारी सेल कर दी। अब यहां पर आप लोगों ने कैलकुलेट करना था सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल को, कि हमारे पास हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाती है। इसको देखें तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनेगी, 3153। ये लेस हो जाएंगी किस में से, हमारे रेवेन्यू में से। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 802। और ये कहलाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। एनी इशू? क्या आप लोगों ने यही कैलकुलेट किया था? क्या बात है आपकी। अब इसमें से लेस हो जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस में देखें तो हमारे पास दो किस्म के एक्सपेंस थे, रेंट एक्सपेंस एंड बिजनेस रेट्स। रेंट एक्सपेंस 170, 175, 130। अब यहां पर सिर्फ ये दो ही एक्सपेंस थे, तो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस का टोटल यहां पे कैलकुलेट करें। आपके पास आपके एक्सपेंसेस का टोटल है 305। इसको लेस किया हम लोगों ने 805 में से, 802 में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया नेट प्रॉफिट एंड द रिजल्ट इज 497। जी आपके पास आपका नेट प्रॉफिट है। एनी इशू? क्या आपको इनकम स्टेटमेंट की समझ आ गई? गुड। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम लोग जाके लिखेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में अगर आपको याद हो तो हमारे पास द वन एंड ओनली मोटर व्हीकल्स एंड द बैलेंस ऑफ मोटर व्हीकल इज 11150। बस नॉन करंट एसेट्स खत्म हो गए। फिर हम लोग चलेंगे अपने करंट एसेट में। बेटा स्टॉक नहीं था हमारे पास, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रिसीवेबल्स लिखो। देखिए कैश सबसे एंड पे लिखो, सेकंड लास्ट नंबर पे बैंक का बैलेंस लिखो, उससे पहले अपने रिसीवेबल्स लिखो। और सबसे पहले स्टॉक लिखा जाता है, नहीं था तो अब ना लिखें। हमारे पास हमारे रिसीवेबल, और रिसीवेबल्स का बैलेंस कहां से आएगा, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेकर आए थे। रिसीवेबल, और ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल से, एंड द बैलेंस इज 3240। उसके बाद बैंक बैलेंस 7555 एंड कैश 1070। अब देखिए भाई, नॉन करंट एसिड आपके पास एक ही था, उसका टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका टोटल सेम बनना था। लेकिन करंट एसिड्स आपके पास काफी सारे हैं, तो पहले करंट एसिड्स का टोटल क्या करें ताकि आपको पता हो कि आपके टोटल करंट एसिड्स कितने हैं। तो करंट एसिड का टोटल करके बताएं क्या आ रहा है, 111865। अब इनका टोटल कर लें, करंट एंड नॉन करंट एसिड्स का टोटल क्या, और अब इसको डबल अंडरलाइन। एसिड्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाके डील करेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ये इसकी हेडिंग होती है। उसके बाद आप लोगों ने कैपिटल का पोर्शन लिखना है 15,900। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इधर नेट प्रॉफिट, इज 497। इसमें से लेस हो जाती हैं ड्रॉइंग्स, 290
and net capital is 16107. Non-current liabilities, bank loan. $750। अच्छा, इसके बाद कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं थी। अब आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में द वन एंड ओनली ट्रेड पेएबल। चले अकाउंट पेएबल भी लिख लेंगे। ट्रेड पेएबल्स कितने हैं? 1 2 एंड अकाउंट पेएबल 2 ट्रंकी मोटर्स 4। अब पहले इन करंट लायबिलिटीज का टोटल करें। क्या? इन दोनों का टोटल 1208 प्लस 4950 6158। अब इन तीनों का टोटल करें। तीनों का टोटल करें 23। और क्या ये आपके एसिड्स के टोटल के इक्वल है? क्या बात है, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। एन इशू? गुड। प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग बना रहे थे ट्रायल बैलेंस, तो आप लोगों को मैंने कहा था कि लेजर की क्लोजिंग के जो बैलेंस शीट हैं, बैलेंस कैरी डाउन, वो आपके ट्रायल बैलेंस में आएंगे। क्या सही है ना? साथ में मैंने आपको ने इसका एक रूल बताया था, और वो रूल ये था कि अगर लेजर्स की डेबिट साइड पर बैलेंस कैरी डाउन है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, और अगर बैलेंस कैरी डाउन लेजर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर है तो ट्रायल बैलेंस की। अच्छा, बेसिकली ये रूल बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसको ना थोड़ा लॉजिकली देखते हैं। देखिए भाई, मैं स्टार्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऐसे ये अकाउंट्स की नेचर के बारे में बताया था कि कुछ अकाउंट्स हमारे पास होते हैं डेबिट नेचर, कुछ अकाउंट्स हमारे पास होते हैं क्रेडिट नेचर। जब हम लोगों ने 10 हेड ऑफ अकाउंट्स को देखा, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप डेबिट नेचर था और दूसरा ग्रुप क्रेडिट नेचर था। क्या आपको याद है ग्रुप ए में कौन कौन से एलिमेंट शामिल थे? कौन कौन से? एसिड, हाँ जी, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। ओके। और ग्रुप बी में कौन कौन से शामिल थे? लायबिलिटीज, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, अदर इनकम, कैपिटल। ऐसे ही था ना? तो मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप ए के एलिमेंट्स डेबिट नेचर अकाउंट्स होते हैं। ग्रुप ए के एलिमेंट्स डेबिट नेचर अकाउंट्स हैं, और ग्रुप बी के एलिमेंट्स क्रेडिट नेचर अकाउंट हैं। बेटा, ट्रायल बैलेंस के अंदर हर अकाउंट अपनी नेचर के मुताबिक जाता है। सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हर अकाउंट अपनी नेचर के मुताबिक जाएगा। अब जैसे एसिड्स की नेचर क्या होती है? आपको जो भी एसिड नजर आएगा ना, वो हमेशा डेबिट कॉलम में होगा। जैसे कि अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा गौर करें एसिड्स के ऊपर, आपको मोटर व्हीकल नजर आया, एसिड है, डेबिट कॉलम में नजर आएगा। इसी तरह से अगर आप लोग देखें अपने पास कैश, बैंक, रिसीवेबल्स, एसिड्स थे। ड्राइंग्स एसिड नहीं है, एसिड्स। तो देखिए आपके पास डेबिट कॉलम है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप ए के एसिड के अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल थे? ड्राइंग्स। तो देखें ड्राइंग्स डेबिट कॉलम में आ गई। एक्सपेंसेस, तो आप लोग देखें रेंट एक्सपेंस है या बिजनेस रेट्स है, डेबिट कॉलम में नजर आएगा। इसके अलावा परचेजेस, ऐसे ही था ना? परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न। तो ये देखें परचेजेस डेबिट कॉलम में मौजूद है, सेल्स रिटर्न डेबिट कॉलम में मौजूद है हमारे पास। अच्छा, ये देखें सेल्स कौन से कॉलम में है?
क्रेडिट में। तो बेटा डिस्काउंट अलाउड आपकी सेल्स को कम करता है, याद है आपको? तो बेटा कम करता है तो उसे कौन सी साइड पे होना चाहिए? डेबिट साइड पर। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे नजर आएगा। मतलब हर लेजर, हर अकाउंट अपनी नेचर के मुताबिक ट्रायल बैलेंस में जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो जहां पर आपको लायबिलिटीज नजर आएंगी, कैपिटल नजर आएगा, वो सारे के सारे आपको कौन से कॉलम में नजर आएंगे? क्रेडिट। तो मैं जब देखता था ना कि भाई ये अकाउंट है और उसका ये क्लोजिंग है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं होती थी कि क्लोजिंग कौन सी साइड पर है, क्योंकि मैं उसकी नेचर के मुताबिक सामने लिख देता था कि ये अगर मैं लायबिलिटी लिखने लगा हूं तो मैं क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा, मैं एसेट लिखने लगा हूं तो मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा, अगर मैं सेल्स लिखने लगा हूं क्रेडिट साइड पर जाएंगे, परचेज लिखने लगा हूं तो डेबिट साइड पर जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यहां तक किसी का कोई इशू? तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करनी हो तो उसको डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा फिर सुनिएगा, यहां पर लेजर्स की क्लोजिंग में चलते हैं। फर्स्ट लेजर देखें, हमारे पास इसका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 3983। ऑलराइट। अच्छा ये आपको बैलेंस कैरी डाउन कौन सी साइड पर नजर आ रहा है? डेबिट साइड पर। जबकि ये अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की नेचर क्या होती है? तो अपने बैलेंसेस क्रेडिट देगा, अपने क्रेडिट बैलेंसेस देगा। अगर अकाउंट क्रेडिट नेचर है तो अपने बैलेंस क्रेडिट देगा। इसी तरह अगर मैं बात कर दूं यहां पर परचेजेस की, तो परचेजेस का बैलेंस कैरी डाउन देखें 3225 कौन सी साइड पर है? क्रेडिट साइड पर है बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन परचेजेस की नेचर क्या है? डेबिट। भाई ये अपने डेबिट बैलेंस देगा आपको। ओके। अच्छा बात सुनिएगा, बात सुनिए। जो अकाउंट जिस नेचर में होता है उसका बैलेंस उसी नेचर में जाता है। जो अकाउंट जिस नेचर में होता है ना उसका बैलेंस उसी नेचर का कहलाता है, चाहे उसका क्लोजिंग अब डेबिट पे है या क्रेडिट पे है। मैं बेसिकली आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए क्लोजिंग आएगा आपके पास डेबिट साइड पर। अब आपसे एमसीक्यू ये पूछा जाता है, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा इस चीज को कि भाई कोई भी अकाउंट है अगर उसका क्लोजिंग है डेबिट साइड पर तो बेटा ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अपोजिट बोलना है। अगर बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पर आ रहा है तो वो बेसिकली उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ऑलराइट। और अगर बैलेंस कैरी डाउन किसी भी अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो वो उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ऑलराइट। अच्छा इसको ना मैं यहां पर आके आपको समझाता हूं। कैश एंड बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड आप लोगों ने ये कहा कि मेरे पास कैश इन हैंड 1070 है। एम आई राइट? आपके पास है। आपका एसिड है या लाइबिलिटी है? एसिड। एसिड का कौन सी नेचर होती है? डेबिट। तो बेटा आप मुझे ये बताएं, क्या आप इस बैलेंस को क्रेडिट नेचर कहेंगे? क्रेडिट का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी है। कैसे ही है? अच्छा आप बैंक के बारे में ये कह रही हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में 7555 रुपीज मौजूद हैं, तो आपका एसिड है या आपकी लाइबिलिटी है? एसिड है तो डेबिट नेचर, या आपका डेबिट बैलेंस है। ऑल राइट। मतलब आप लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस जिस लेजर की जिस साइड पर मौजूद हो उसका अपोजिट नेम बोलना है। अगर ये डेबिट साइड पर है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, और अगर ये क्रेडिट साइड पर है तो ये डेबिट बैलेंस है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा। आज के दिन आपके पास कैश मौजूद है 1070 और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। जब न्यू अकाउंटिंग ईयर अगले ही दिन न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा, क्या आपके पास कैश जीरो होगा? नहीं। आप कहां से स्टार्ट करोगे? 1070 से। आपका बैंक बैलेंस था 7555 फर्स्ट ईयर कैंड पर। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो आपका क्या बैलेंस नील हो जाएगा? वो बैंक वाले कहेंगे बस भाई छुट्टी, नया साल नया बैलेंस।
या इसी को आगे लेकर चलोगे? अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं कि सपोज मैंने आपके 5,000 रुपए देने हैं, आज के दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, अगले दिन नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आप मुझे कहेंगे यार कल दे देते तो हम आपसे रिसीव कर लेते, अब छुट्टी, तुम्हारा 5,000 रुपये अब हम नहीं लेते। लेना है ना? तो भैया आपके रिसीवेबल जो फर्स्ट ईयर के एंड पर होंगे अगले दिन के ओपनिंग बनेंगे, ऐसा है ना? तो बेटा आपने इनको ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लेके जाना है। अब हर लेजर का ओपनिंग किस तरह से लिखा जाता है? देखिए, इसी अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक अकाउंट सिर्फ वैसे ही एग्जांपल के तौर पर बनाकर दिखा देता हूं कि सपोज मेरे पास एक बैंक का अकाउंट आ गया, मैं अगले साल के लिए ये बैंक का अकाउंट बनाऊंगा। फर्स्ट ईयर में मेरे पास किसी किस्म का कोई ओपनिंग मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने कहीं पर नहीं लिखा। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग मिल गया, कितना? 7,555। ये बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इसी से होना है। लेकिन अब बात ये आती है कि यार ओपनिंग कौन सी साइड पर जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन की डायगोनल वे में जाना है। मतलब जिस साइड पर बैलेंस कैरी डाउन है उसकी अपोजिट साइड पर आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है। और ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन मिल जाए तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस, और अगर बैलेंस कैरी डाउन मिल जाए तो ये आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस। जिस साइड पर क्लोजिंग बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस उसकी अपोजिट साइड पर आपको नजर आएगा और सेम अमाउंट के साथ नजर आएगा। अब इसके बाद आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट शुरू हो जाएंगी और आपकी लेजर की क्लोजिंग आ जाएगी अगले साल की। मतलब आप अक्सर बुक्स में देखेंगे कि उन्होंने इस लेजर को यहां पर क्लोज किया, उसके बाद यहीं से वो लिख देता है कि भाई अगले साल के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,555। तो ये देखिए, ये डायगोनल वे में जाकर मूव कर रहा है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? यहां तक कोई इशू? क्लियर? ओपनिंग अब सुनिएगा, हर लेजर की ओपनिंग उसकी नेचर के मुताबिक होगी। हर लेजर की ओपनिंग उसकी नेचर के मुताबिक होगी। मतलब, और जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स के होते हैं, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। मतलब भाई आपको ना सेल्स का ओपनिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स फॉर द पीरियड आपने लिख दी, परचेजेस फॉर द पीरियड लिख दी, सेल्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, आपके एक्सपेंसेस, हर वो अकाउंट जो इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है उसका आप ओपनिंग नहीं लिखो। क्लियर? और जो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं उनके ओपनिंग लिखे जाएंगे। तो बताएं बैलेंस शीट के आइटम, वो एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट कौन कौन से थे? एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट कौन कौन से थे? एसेट्स, लायबिलिटीज, क्या बेटा, और ड्राइंग्स चलें शामिल करते हैं इसके साथ। ड्राइंग्स बेसिकली आपके कैपिटल का पार्ट बन जाता है, तो ड्राइंग्स को अलग से ओपनिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तीन चीजें हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, सिर्फ ये अपना ओपनिंग देंगे। इसके अलावा आपका कोई भी और अकाउंट अपना ओपनिंग नहीं देगा। अब देखो कितनी सिंपल सी बात थी। अब देखो, कैश है भाई मेरा एसिड है ना, अपना ओपनिंग देगा। बैंक मेरा एसिड है, अपना ओपनिंग देगा। मोटर व्हीकल्स एसिड्स हैं, अपना ओपनिंग देंगे। मेरे रिसीवेबल्स एसिड्स हैं, अपना ओपनिंग देंगे। मेरे पेएबल्स लायबिलिटीज हैं, ओपनिंग के तौर पर आएंगे मेरे पास। मेरा लोन मेरी लायबिलिटी है, ओपनिंग के तौर पर आएगा। लेकिन मेरी ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ओपनिंग नहीं देगी, ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस ओपनिंग नहीं देगी, मेरे एक्सपेंसेस ओपनिंग नहीं देंगी। इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हमेशा फॉर द पीरियड होते हैं। ऑल राइट? ऑल राइट? अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं कि आज आपका कॉलेज में फर्स्ट डे था, बाबा ने पॉकेट मनी के तौर पर 500 रुपए दे दिए कि भाई किराया वगैरह भी लगना है, कुछ ना कुछ खा पी भी लेना, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए में से आपने 300 रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस है।
500 rupees receipts, 300 rupees expenses, payments, and the closing balance is rupees 200 rupees. 200 रुपीज जब घर पहुंचे, बाबा ने पूछा हाँ जी पैसे पूरे हो गए थे, कितने खर्च किए? आपने कहा 300 रुपीज एक्सपेंस हो गए, 200 रुपीज मौजूद है, क्या कहेंगे? वापसी दे दो। जब अब वो आपके अपने हैं, अब आपके अपने हैं, वापसी नहीं लेंगे आपसे। आप लोग सो गए, सुबह उठे, दोबारा बाबा ने 500 रुपए दे दिए। अब अगले दिन का जब स्टार्ट करोगे, क्या 500 रुपए से कर रहे हो? नहीं, 700 से कर रहे हो। 200 जो प्रीवियस डे वाला था आपके पास, 500 जो आज आपको मिला, टोटल 700 है। अच्छा, फिर आपने एक्सपेंसेस वगैरह किया, अब आपके पास 700 रुपए मौजूद थे, आज के दिन में 400 रुपए का एक्सपेंस हो गया, बाकी कितना बच गया? घर जाओगे, बाबा पूछेंगे हाँ जी कितना एक्सपेंस किया? अब मुझे एक बात बताएं, सेकंड डे था, क्या फर्स्ट डे का एक्सपेंस भी बताओगे? तो यही बात तो मैं कर रहा हूं कि भाई आपने फर्स्ट ईयर में जो सेल्स की थी, जो परचेजेस की थी, जो सेल्स रिटर्न थी, परचेज रिटर्न थी, आपके एक्सपेंसेस थे, वो अगले ईयर में बताने की जरूरत नहीं है। अगले ईयर में सिर्फ अगले ईयर्स के लिए बताओ, मतलब जिस ईयर में मौजूद होते हो, करंट ईयर हम उसे कहते हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस, इनकम्स वगैरह के साथ डील करो। ये ना बताओ कि भाई फर्स्ट ईयर में कितनी। ये बात क्लियर हो गई है? आपने सिंपली जाके कहना है यार 400 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है। आप ये नहीं कहेंगे 400 का आज हुआ है, 300 का कल हुआ था, टोटल 700 का एक्सपेंस हो गया। कैसा कहोगे? तो एक्सपेंसेस अपना ओपनिंग नहीं लेकर आएंगे। लेकिन जब आज का कैश देखा तुम लोगों ने, तुमने ये नहीं कहा कि मेरे पास 500 रुपए हैं, तुमने कहा मेरे पास 700 रुपए हैं, आपने ओपनिंग को शामिल किया था। है ना ऐसा? सेम रूल्स आपकी अकाउंटिंग के ऊपर अप्लाई होता है। एनी इशू? अब इस चीज को ना मैं जरा समराइज कर रहा हूं कि भाई जब आप लोग बेटा लेजर्स की क्लोजिंग क्या करते हैं, तो हर लेजर की या तो डेबिट नेचर होगी या फिर क्रेडिट नेचर होगी। ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको जो बैलेंस ब्रॉड डाउन और बैलेंस कैरी डाउन अपोजिट नेचर में होते हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन और बैलेंस कैरी डाउन अपोजिट नेचर में होते हैं। मतलब अगर ओपनिंग आ रहा है ना बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर, तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर आएगा। अगर ओपनिंग आ रहा है क्रेडिट साइड पर, तो क्लोजिंग डेबिट साइड पर आएगा। अपोजिट चलते हैं ये एक दूसरे के, तो नेचर भी दोनों की फिर उलट हो जानी है। अच्छा, अब देखें कि ओपनिंग बैलेंस एसिड्स की नेचर के मुताबिक, बस इतनी बात याद रखनी है, ओपनिंग बैलेंस एसिड्स की नेचर के मुताबिक हो कि अगर एसिड्स हैं तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पर देंगे, और अगर लायबिलिटीज हैं क्रेडिट साइड पर देंगे। तो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस इनके अपोजिट होते हैं। तो एसिड्स का क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे नजर आएगा? एसिड्स का क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पर नजर आएगा, लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस। बस इस बात को याद रखना, एसिड्स का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर नजर आएगा, लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में नजर आएगा, लेकिन होगा क्रेडिट बैलेंस। बात क्लियर हो गई? और ट्रायल बैलेंस के अंदर हर अकाउंट अपनी नेचर के मुताबिक जाता है कि अगर आपके पास एसिड्स हैं, आपके पास परचेजेस हैं, सेल्स रिटर्न है आपके पास, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी ड्राइंग्स हैं, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम में आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, आपके पास सेल्स हैं, परचेजेस रिटर्न है, आपका कैपिटल है, आपकी अदर इनकम्स हैं, ये आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम में नजर आएगी। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की एक रिवीजन कर लेनी है, एक मर्तबा आपने उसको रीड कर लेना है और इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।